अगर हम बात करें कि नोबेल प्राइज़ ये शब्द कहाँ से आया है, ये शब्द अल्फ्रेड नोबेल से लिया गया है। अल्फ्रेड नोबेल जिनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल को मौत का सौदागर भी कहा जाता था। अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक है जिनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी सारी संपत्ति को इस प्रकार के किसी पुरस्कार में उपयोग किया जाए। उसी आधार पर जब अल्फ्रेड वर्नर की मृत्यु हुई 1895 में, अल्फ्रेड नोबेल ने ये इच्छा जाहिर की कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी सारी संपत्ति नोबेल प्राइज़ के लिए उपयोग की जाए। उसी समय के बाद 1901 में सबसे पहला केमिस्ट्री के अंदर नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाले, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे वान ठाप। वान ठाप को आप जानते होंगे। 1901 में जो वान ठाप ने सबसे पहला नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया। वान ठाप केमिस्ट्री में अलग अलग चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। जैसे हमारे पास एक चैप्टर होता है सॉल्यूशन में वान ठाप फैक्टर हम पढ़ते हैं। तो वान ठाप का कंट्रीब्यूशन केवल वान ठाप फैक्टर तक ही नहीं है, इनका कंट्रीब्यूशन अलग अलग चीज़ों में है। दूसरा, अगर हम बात करें दूसरा नोबेल प्राइज़ फिशर को मिला है। फिशर प्रोजेक्शन के लिए वो जाने जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अलग अलग समय पर अलग अलग साइंटिस्टों ने नोबेल प्राइज़ प्राप्त किए हैं। अगर हम बात करें एक साइंटिस्ट है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर विक्टर ग्रिग्नार्ड। डॉक्टर विक्टर ग्रिग्नार्ड ने नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया केमिस्ट्री के अंदर। डॉक्टर विक्टर ग्रिग्नार्ड ने कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारा जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया था। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप सभी को पता होगा कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है हमारा यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इट इज़ एलिफेटिक एंड इट इज़ एरोमेटिक। ये एलिफेटिक भी होता है और ये हमारा एरोमेटिक भी होता है। ऐसा बताया जाता है कि जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को बनाया गया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाया गया था, उस समय जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते थे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने के बाद उनकी संख्या ऑटोमेटिक 10 टाइम्स हो गई, 10 गुना हो गई। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसी समय अगर हम बात करें, एक साइंटिस्ट रहे हमारे विलियमसन, जिनकी रिएक्शन हम पढ़ते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ईथर को सिंथेसिस करने का एक प्रोसेस होता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, और इसकी सहायता से हम सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर को बनाया जा सकता है। अगर हम बात करें तीन केमिस्ट्री हमारे पास में है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ जो केमिस्ट्री में मिले हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिले हैं, जिनकी संख्या 51 यानी कि 51 है। दूसरे नंबर पर जो नोबेल प्राइज़ मिले हैं केमिस्ट्री में वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिले हैं 7, जिसमें हमारे फेमस साइंटिस्ट है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर भी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो फादर है वो है अल्फ्रेड वर्नर। अल्फ्रेड वर्नर ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का और इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, उन्हें भी नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। और 5 विलहेल्म 5 फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मिले हैं, जिसमें 5 नोबेल प्राइज़ फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मिले हैं, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री के जो फादर है विलहेल्म ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जिन्होंने बताया था, उन्हें भी नोबेल प्राइज़ मिला है। अगर हम बात करें टोटल 188 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं, और नोबेल प्राइज़ अभी तक किसी भी भारतीय वैज्ञानिक को, किसी भी इंडियन साइंटिस्ट को नहीं दिया गया है। मतलब आज तक कोई भी ऐसा वैज्ञानिक नहीं है जिससे केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला हो। अगर हम बात करें जिन ईयर्स में नोबेल प्राइज़ नहीं दिए जाते, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कुछ ईयर्स ऐसे भी होते हैं जिनमें नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो नोबेल प्राइज़ की वैल्यू होती है, जो नोबेल प्राइज़ की जो कीमत होती है, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंत में कि उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो जो नोबेल प्राइज़ की जो वैल्यू होती है वो उस साल चैरिटी को डोनेट कर दी जाती है। तो कुल ऐसे 8 साल रहे हैं, अलग अलग 8 साल ऐसे हुए हैं जिनमें नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए हैं। मतलब उस साल कोई भी हमारा जो लॉरेंट्स होते हैं, जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं, वो नहीं मिल पाए। तो ऐसे केस में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे डिफरेंट 8 ईयर्स है जिनमें कोई नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। जिस साल नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते हैं तो उस साल की जो नोबेल प्राइज़ की जो वैल्यू होती है
वो चैरिटी को डोनेट कर दी जाती है। तो ऐसे टोटल 8 ईयर्स हुए हैं जिनमें नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। 1901 यानी कि 1901 से लेकर 2021 तक नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, और इन्हीं के बीच में जो 8 साल ऐसे भी आए हैं जिनमें कोई नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया है। अगर हम बात करें एक नोबेल प्राइज़ की जो वैल्यू होती है, कीमत होती है, वो क्या होती है, इसमें हमें क्या सम्मानित किया जाता है। इसमें गोल्ड मेडल दिया जाता है, इसमें एक डिप्लोमा दिया जाता है, और जो वैल्यू की बात करें, रियल वैल्यू क्या होती है, इसमें जो है हमारा 10 मिलियन SEK दिया जाता है। 10 मिलियन SEK। तो SEK क्या होता है, स्वीडिश करोना इक्वल्स होता है, और 1 SEK वैल्यू जो होती है वो 7.22 रुपीज़ होती है। 1 SEK वैल्यू कितनी होती है, 7.22 रुपीज़, यानी कि 7.25 रुपये के आसपास लगभग। और 10 मिलियन में कितना होगा हमारा, 7 करोड़ 22 लाख रुपए। तो एक नोबेल प्राइज़ की वैल्यू, एक गोल्ड मेडल, एक डिप्लोमा और 7 करोड़ 22 लाख रुपए होता है। अगर हम बात करें इस ईयर की 2022 की, तो 2022 का नोबेल प्राइज़ 5 अक्टूबर को 11:45 पर दिया जाएगा, जिसके साइंटिस्ट अभी तक फिक्स नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर।